आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी की विशेषता पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हिंदी का महत्व पढ़े थे। आज हिंदी की विशेषताएं। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। क्या बताया जा रहा है? यानी हिंदी जो है वो भारतीय भाषाओं की तरह यानी संस्कृत से इनका भी उद्भव माना जाता है। लेकिन आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इनका विकास कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से आई है। फिलहाल यहाँ पे कहा जा रहा है संस्कृत का जो है ये वर्णमाला और उसके उच्चारण को यानी संस्कृत के उच्चारण को अपनाया और संस्कृत के अधिक से अधिक ध्वनियों को अपने में समाहित किया यानी अपने में ग्रहण किए हुए। संस्कृत वाङ्मय देवनागरी लिपि में लिखित है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है, यानी जो संस्कृत की लिपि है वो हमारी हिंदी की भी लिपि है। इसमें ध्वनि, प्रतीकों, स्वर व व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। क्या बताया जा रहा है? यानी ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह है और जो स्वर और व्यंजन है वो उनका जो क्रम बनाया गया है ये वैज्ञानिक है। स्वरों में ह्रस्व दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं। ह्रस्व स्वर के लिए अलग है, दीर्घ स्वर के लिए अलग है। ये सभी के लिए मात्राएं अलग अलग है और स्वरों की मात्राएं निश्चित है। हम लोग भी जानते हैं कि हमारे स्वर जो है व्यंजन और स्वर और उसमें से स्वर के दो प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसके लिए अलग अलग मात्राएं बनाई गई हैं और स्वरों की मात्राएं निश्चित है। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं, जैसे क अल्प प्राण ध्वनि और ख महाप्राण ध्वनि। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? ये वे व्यंजन जिनको क्या हम लोग उच्चारण करने में हमारी ज्यादा जो है ना मुख से वायु निकले, ठीक है, वो हमारी ज्यादा वायु निकले तो वो हमारे महाप्राण हो जाते हैं। और जिसमें हमको जोर कम लगाना पड़े, वायु हमारे मुख से कम निकले, वो अल्प प्राण हो जाते हैं। जैसे क हमारे अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं, लेकिन जैसे ही हम ख बोलते हैं तो हमारा ज्यादा जो है ना उच्चारण जब हम करते हैं ज्यादा वायु हमारा मुख से निकलता है और उच्चारण के समय हमारा ज्यादा जो है एनर्जी लगता है, हम कह सकते हैं, तो वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है, महाप्राण व्यंजन। लेकिन रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है। जितना मतलब हमारे स्वर लिपि में जो है स्वर के लिए लिपि चिन्ह पर निर्धारित है, उतना रोमन के लिए नहीं है। इसलिए के में एच मिलाकर ख लिखा जाता है। जब हम लोग अंग्रेजी में उनके वो रोमन में लिखते हैं क तो ख में के एच ए लिखते हैं, यानी के एच ए सिर्फ एक के लिए निर्धारित नहीं किया गया। जैसे हमारे में जो है ना एक वर्ण निर्धारित है, क अलग है, ख अलग है सब, लेकिन रोमन में वैसा नहीं है। इसलिए कहा गया ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए उसमें के साथ एच लगाया जाता है और फिर ख लिखा जाता है के एच ए। यह व्यात्मक और व्यावहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे उन्हें
बाद में बना लिया गया। यानी ऐसे भी ध्वनि जिनको पहले जो है लिपि चिन्ह नहीं निर्धारित किया गया था, उसको फिर बाद में जो है उनका लिपि चिन्ह निर्धारित कर दिया गया। जैसे क, ख, ग, ज, फ, ओ, औ इत्यादि। इनमें 3 संयुक्त व्यंजन हैं। क्या क्या है? अक्ष, त्र और या। ये 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं। कौन कौन सा है? तो ढ़ और अढ़। इनमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है। जैसे जैसे वर्ण है वैसे वैसे उनका उच्चारण, उनका नामकरण किया गया है। इसलिए बताया जा रहा है क्या? इनमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं है। लेकिन अन्य लिपि जो है, ये जो बाद में बनाया गया है, उनके उच्चारण के स्वरूप ही उनका नामकरण किया गया है। लेकिन अन्य लिपि जो है इस तरह से नहीं उच्चारण किया जाता है। सब मतलब सबका जो है एक निर्धारित कर दिया गया है। कुछ ऐसे लिपि जो क्या जिनका चिन्ह नहीं निर्धारित हुआ था, उसे बाद में फिर उनका निर्धारित कर दिया गया। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो किस तरह मतलब वर्णों को कैसे बनाया गया, कैसे उनका पद लिपि, उनका चिन्ह निर्धारित किया गया, कैसे बाद में जैसे ये कुछ ऐसे भी वर्ण हुए जो बाद में बनाया गया, उनको अपनाया गया। तो जैसे ड़, अढ़ अंग्रेजी के रोमन लिपि में स्वतंत्र क्या है? लिपि चिन्ह नहीं है। लेकिन हिंदी में क्या है? उनके लिए, सबके लिए अपना स्वतंत्र लिपि चिन्ह है। आज के लिए इतना ही, और आप कल के क्लास में, आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।